हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्याय नंबर 3 जो कि आपके काव्यखंड का है, कक्षा 12वीं हिंदी का है ना। बात सीधी थी पर कुंवर नारायण का ये चैप्टर है। 3 नंबर का चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि हम पिछले 2 चैप्टर जो आपके हैं आत्म परिचय और पतंग, इन दोनों की जो है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पूरी विशेष सहित आपको समझा चुके हैं बहुत ही सरल शब्दों में। तो आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और इसको आपको पूरा समझने में आसानी इसलिए होगी क्योंकि इसमें बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है ना, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो पाठ का परिचय देख लेते हैं, कविता का परिचय देख लेते हैं। तो कविता में यहाँ पे कविता बात सीधी पर में भाषा की सहजता की बात की गई है ना, भाषा की सहजता या सरलता की बात की गई है ना, कि भाषा को इतने सरल तरीके से पेश कीजिए कि सामने वाले को समझने में और खुद को समझने में कोई कठिनाई ना हो, है ना। तो कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने, है ना, उनके इन दिनों नामक काव्य संग्रह से ली गई है। देखिए, बात सीधी थी पर भी इन्हीं की कविता है जो कि आपके में है, और कविता के बहाने भी है। तो ये जरूर से याद रखिएगा क्योंकि ये काव्य संग्रह बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं ना। तो ये जरूर से याद रखिएगा कि ये कहाँ से ली गई है ना। इसी प्रकार आत्म परिचय है वो कहाँ से लिया गया है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, तो बात सीधी थी पर इसका हम पूरा यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पूरी कंप्लीट करेंगे हर एक काव्यांश की, है ना। तो वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल सरल शब्दों का है और कोई यहाँ पे कठिनाई नहीं लगेगा, है ना। तो देखिए, संदर्भ आपको सभी में यही लिखना है। कोई भी पद्यांश इस चैप्टर से आ जाता है तो संदर्भ आपको यही लिखना है, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे बता दिया है। हर में यही लिखेंगे, है ना, मैंने आगे से नहीं लिखा है, यहीं पर आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखना क्या है आपको, देखिए, किसी भी काव्यांश का जो है संदर्भ होता है उसमें आपको रचयिता का नाम पता होना चाहिए और ये उनके चैप्टर का नाम है ना। तो इतना तो आपको पता ही है कि हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से ली गई है ना। इसमें संकलित कविता बात सीधी थी पर से अवतरित है, इसके रचयिता जो है कुंवर नारायण है ना। तो इस प्रकार से आप इसे लिख देंगे संदर्भ को, है ना। संदर्भ में होता क्या है कि अपनी पुस्तक का नाम लिखना है और चैप्टर का नाम लिखना है और कवि का नाम, मेन चीज़ें हैं, है ना। इसमें आपको क्या है 1 से 2 नंबर यहाँ पे आपके कंप्लीट रहते हैं। ओके, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे काव्यांश की ओर। आपका काव्यांश नंबर 1 है, अपनी आप बुक में भी मिला सकते हैं। इसी प्रकार से लाइन्स लिखी होंगी। बात सीधी थी पर में देख सकते हैं पहली लाइन क्या कहेगी, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चलेगी। देखिए, यहाँ पे देखिए, भाषा के चक्कर में, है ना, मतलब एक अलग तरीके से कहने के चक्कर में बात ऐसी फंस गई कि टेढ़ी मेढ़ी हो गई, है ना। तो इसका प्रसंग हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्रसंग लिखा हुआ है नीचे। देखिए, इस प्रकार से मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको बगल में समझाने में आसानी हो, है ना। आप ये लाइन्स भी देख पाएँ और यहाँ पे आपका व्याख्या भी देखिए, है ना। देखिए, प्रसंग में लिखना है, इस पद्यांश में बताया गया है कि सहज बात को सरल शब्दों में कह देने से बात अधिक प्रभावी तरीके से संप्रेषित हो जाती है। संप्रेषित मतलब और अधिक तरीके से जो है उसमें कठिनाई आ जाती है, समझने में जो है उसमें जल्दी ही हम समझ नहीं पाते, उसमें वो सरलता या सहजता नहीं रह जाती है ना। तो ये यहाँ पे इसमें बताया गया है। अब इसकी हम व्याख्या किस तरीके से करेंगे देख सकते हैं। यहाँ पे कभी कहता है कि मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, है ना। कवि के मन में एक सीधी सरल सी बात थी, यही तो यहाँ पे कहा, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में, है ना। परंतु मैंने सोचा कि इसके लिए बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करूँ, है ना, कि भाषा के चक्कर में कवि ने सोचा कि इस बात को कहने के लिए मैं एक अच्छी सी बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने भाषा प्रभाव जमाने का सोचा तो बात की सरलता खो गई। मतलब जैसे ही मैंने उसमें मतलब उसे अच्छी तरीके से पेश करने का सोचा और उस तरीके से कहने का सोचा तो बात की सरलता इसलिए खो गई क्योंकि इसमें कठिन शब्दों का और आडंबरों का जो है यहाँ पे समावेश हो गया। तो वहाँ पे क्या हो गई, वास्तव भाषा की सरलता खो गई, है ना। उस जो बात की है ना वो सरलता खो गई, ये कवि यहाँ पे कहते हैं। देखिए, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अर्थात भाषा के जाल में फंसती गई और पेचीदा होती चली गई। यानी कि जो बात वो सरल बात है वो कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने भाषा का प्रयोग करना चाहा तो वो बात जो है पेचीदा होती चली गई, है ना। वो बात फंस गई और पेचीदा होती चली गई। पेचीदा मतलब एक तरीके से कठिन होती चलेगी, है ना। तो ये यहाँ पे आपको बताया गया है। इसके बाद आगे की लाइन देखेंगे, प्रायः ऐसा होता है कि हम कुछ कहने के लिए जब घुमावदार भाषा का सहारा लेते हैं तो बात अधिक उलझ जाती है ना। इसीलिए हमें सरल से सरल शब्दों का प्रयोग कोई बात कहने या करने में करना चाहिए। ओके, इसके बाद देखेंगे
इसका तात्पर्य क्या है? वैसे आपको ये अगर इतना आगे का नहीं भी लिखना है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये यहाँ पे समझाने के लिए बताया गया है आपको। ओके, तो तात्पर्य यह है कि कविता की रचना प्रक्रिया के भावों के अनुसार भाषा का चुनाव करना चाहिए। मतलब कविता की रचना प्रक्रिया है ना, कविता की जो रचना प्रक्रिया है उसमें कवि या लेखक को अपने उसके भावों के अनुसार भाषा को चुनाव करना चाहिए, है ना, जिससे उसे समझने में सरलता हो। यदि भाषा के साथ तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की गई तो भावों की अभिव्यक्ति सही तरीके से नहीं हो पाएगी, है ना। यही तोड़ मरोड़ की बात यहाँ पे की गई है ना, ये घुमाया फिराया। तो इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ओके, चलिए आपके सेकंड काव्यांश की ओर बढ़ते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है। देखिए, तो इसको पढ़ेंगे हम। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उससे बेतरह कसता चला जा रहा था, है ना। पेंच का मतलब यहाँ पे बातों के, है ना, कसने से है, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश बीनों की शाबाशी और वाह वाह, है ना। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे पेंच खोलने का अर्थ है अभिव्यक्ति के उलझाव को सुलझाने में मदद करना या बात को सरल ढंग से अभिव्यक्त करने का प्रयास करना, है ना। तो पेंच यहाँ पे खुल रहा है, ठीक है ना। कभी क्या करें, मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। मतलब उसे पेंच को अगर हम देखिए कोई बात और अगर भाषा में उलझी हुई है तो हमें उससे भाषा से अलग करना होगा, उसे सरल तरीके से। तो पेंच हम खोल रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो अभिव्यक्ति को उलझाव को सुलझाने में मदद करना है, बात को सरल ढंग से अभिव्यक्त करने का प्रयास करना, यहाँ पे पेंच को खोलने का अर्थ यहाँ पे कहा गया है। ओके, जिस प्रकार पेंच ठीक से ना लगे तो उसे खोलकर फिर से लगाने की बजाय उसे कोई ज़बरदस्ती कसता चला जाए, उसी प्रकार कवि बात को उलझाता चला गया, है ना। जो कवि ने उसमें भाषा का प्रयोग किया, है ना, अपनी बात को रखने के लिए भाषा का प्रयोग किया, लेकिन बात फंसती चली गई और बस उसी तरह कवि उसमें उलझता चला गया और अपनी बात को सरल तरीके से पेश नहीं कर पाया, है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कवि हड़बड़ी में बिना सोचे समझे अभिव्यक्ति की जटिलता को बढ़ाता जा रहा था। वह तमाश बीनों की वाहवाही के चक्कर में मूल समस्या को समझने पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, है ना। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि कवि जो है हड़बड़ी में, देखिए जैसे ही उसने भाषा का प्रयोग किया और जैसे उसकी बात की जो है जटिलता बढ़ गई, है ना, उसमें कठिनाई आ गई। शब्दों का जब प्रयोग होता है ना तो कठिनाई बहुत आती है। कोई भी अगर लाइन है उसमें अलग अलग नए नए कठिन शब्दों का प्रयोग हो तो उसमें कठिनता बहुत तेज आ जाती है ना। तो उसमें तमाशबीनों की वाहवाही के चक्कर में मूल समस्या को समझने पर बहुत ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। इसके बाद बढ़ेंगे अगली लाइन्स की ओर। अभिव्यक्ति को बिना सोचे समझे उलझाने को कवि ने कर्तव्य कहा है ना। मतलब जब हम कोई बात रखना चाहते हैं और बिना सोचे समझे उसे और अधिक भाषा, मतलब कठिन भाषा का और अच्छी भाषा का प्रयोग ऐसा करना चाहें कि अच्छा दिखे हमारी भाषा, है ना, अच्छी हमारी बात पेश हो, तो उसे उलझा लेते हैं एक तरीके से हम, है ना। उलझाने को कवि ने जो है कर्तव्य कहा है एक तरीके से। इस पद्यांश का मुख्य उद्देश्य है कि कवि और रचनाकार को धैर्यपूर्वक अभिव्यक्ति की सरलता की ओर बढ़ना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी बात को उलझाना गलत है। यानी कि कवि इस जो पद्यांश के माध्यम से कहना चाहता है, कवि कहना चाहते कि अब अगर कोई भी रचनाकार है ना, कविता लिखता है, या फिर कोई भी लेखक है कविता लिखता है ना, अगर कोई भी रचनाकार है ना, कोई लिखता है, किसी से कोई बात कहता है, तो उसे धैर्यपूर्वक अभिव्यक्ति की सरलता, यानी कि जो वो बात कह रहा है ना उसकी सरलता की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि उसे और उलझाने का प्रयास करना चाहिए कि हम एक मतलब इसे विशेष भाषा में बोलने का प्रयास करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, है ना। उसे उसकी सरलता को देखना चाहिए ताकि सामने वाले को समझने में आसानी हो और उसमें कठिन शब्दों का समावेश ना हो, है ना। अभिव्यक्ति की सरलता एवं सहजता की ओर बढ़ना चाहिए। यहाँ पे यही इसके माध्यम से कवि कहना चाह रहा है, क्योंकि इसका संदर्भ ही यही है। देख सकते हैं यहाँ पे इस पद्यांश में कवि ने भाषा की सहजता पर जोर दिया है, देखिए, है ना। और प्रसंग तो आपको पता ही होगा क्या लिखना है ना, कि यह हमारी पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है। इसकी एक कविता का नाम क्या है ना, कविता का नाम है बात सीधी थी, पर इसके रचयिता कुंवर नारायण है। बस इतना याद रखिएगा, है ना। इसके बाद काव्यास नंबर 2 का ही ये पार्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं आगे की लाइन से अपनी किताब में आप मिला सकते हैं ना, वो मैंने तोड़ करके लिखी है इसलिए कि आपको समझने में आसानी हो ना। देखिए प्रसंग के वहाँ पे सेम ही लिखा हुआ है कि, है ना, इस पद्यांश में कवि ने भाषा की सहजता पर जोर दिया है ना। तो जो भी छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए, ओके, है ना। यदि आप सभी चैप्टर्स के MCQs चाहते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना।
काव्यांश नंबर 2 है आपका, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, है ना, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, है ना। देखिए, बात की चूड़ी मर गई, इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है बात की चूड़ी मरने का अर्थ बात का प्रभावहीन हो जाना है ना, बात का प्रभावहीन हो जाना। अगर आप बात को और कठिन तरीके से सामने वाले को बताएंगे, उसके सामने पेश करेंगे, तो एक तरीके से अगर उसे समझ नहीं आएगी सरलता से, तो वो प्रभावहीन बात ही कही जाएगी, है ना। तो बात की चूड़ी मर गई, इसलिए यहाँ पे कवि ने कहा है। ठीक है, भाषा के साथ जबरदस्ती करने का वही परिणाम हुआ जिसका कवि को डर था, है ना, आखिरकार वही हुआ, इसी प्रकार से लिखें, है ना। यही तो आपको लिखना है, थोड़ा बस आपको उसमें क्या करना है, और शब्दों का प्रयोग कर देना है ना, ताकि आपकी व्याख्या लगे, है ना, कविता ना लगे, है ना। भाषा के साथ जबरदस्ती करने का वही परिणाम हुआ, है ना, जिसका मुझे डर था, जिसका कवि को डर था। भाषा की तोड़ने मरोड़ने से उसका मूल भाव ही नष्ट हो गया, है ना। भाषा को मतलब जो उनकी बात थी उसमें भाषा का उनने जो जुड़ाव किया, है ना, उसका मूल भाव ही नष्ट हो गया, है ना। मतलब सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा, जिससे बात की चूड़ी मर गई, है ना, जिससे बात जो है प्रभावहीन हो गई, है ना। प्रसंग इसका यही लिखेंगे, और संदर्भ आपको पता ही है ना, कि यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई है। इसके रचयिता जो हैं कौन है, कुंवर नारायण हैं, और चैप्टर का नाम तू बात सीधी थी पर। ओके, काव्यांश नंबर 3 है आपका, है ना, 3 नंबर का काव्यांश है, और ये लास्ट काव्यांश है आपका, है ना। हार कर मैंने उसे कील की तरह ऊपर से ठीक ठाक, ना तो उसमें कसाव था ना ताकत, है ना। ठीक ठाक नहीं, यहाँ पे ठोक ठाक होगा, है ना, ठोक ठाक दिया, है ना। इस तरह से बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुँचते देख कर क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, है ना। इस तरीके से यहाँ पे कवि ने लिखा है। चलिए इसका हम प्रसंग देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में कवि ने भाषा की सहजता पर जोर दिया है, यही आपको इसके प्रसंग में लिखना है। ओके, क्योंकि इसमें भाषा की सरलता पर ही बात की गई है। यदि आप हर एक प्रसंग में ये लिखते हैं तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। देखिए, बात की कील की तरह ठोकने का आशय है ना, ये ठोकने ही है ना, ऊपर से ठोक दिया, है ना, ठोक ठाक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। बात को कील की तरह ठोकने का आशय है भाषा के साथ जबरदस्ती करना, यानी कि बात को जब हम, अगर वो बात वहाँ पे नहीं बैठ रही हो और हम उसे किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, रख रहे हैं अपनी बात, तो एक तरीके से बात भाषा के साथ जबरदस्ती करना, है ना। सीधी और सरल बात को बड़े बड़े शब्दों में उलझाना है एक तरीके से, ना। मतलब वहाँ पे अगर बात नहीं बैठ रही है, वहाँ पे बात अगर नहीं वो ठीक तरीके से सरल तरीके से नहीं जा पा रही है, तो मतलब उसे बड़े बड़े शब्दों के साथ लेकर के एक तरीके से उलझाना ही है ना। तो ये यहाँ पे कहा है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। यहाँ पे क्या कहा है, तभी बात ने कवि से कहा कि कवि के साथ शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी, है ना। बात परेशान हो चुके कवि को पसीना पहुँचते देखकर भाषा की सहूलियत अर्थात भाषा का उचित और सरल प्रयोग करने में के बारे में चेताया, है ना। भाषा ने कवि से कहा कि सरल से सरल शब्दों का प्रयोग कीजिए, है ना। तो कवि इसके माध्यम से और रचनाकारों जो कि कविता लिखते हैं उनको बताना चाहता है कि कोई भी आप यदि रचना लिख रहे हैं, कविता कर रहे हैं, तो उसमें देखिए भाषा की सहूलियत को देखिए, है ना। भाषा का उचित एवं सरल शब्दों का प्रयोग उसमें कीजिए, है ना। ऐसा इस कविता में कवि भाषा के द्वारा कहलवा रहा है, लेकिन कवि ये जो है ये समाज को बताना चाहता है, कवियों को बताना चाहता है, ये रचनाकारों से कहना चाहता है कि अपनी जो कविता है या भाषा है या कोई भी रचना है तो उसमें इतने सरल शब्दों का प्रयोग कीजिए कि उसमें कोई आडंबर ना हो, है ना। उसमें बड़े बड़े शब्दों में उलझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। तो ये यहाँ पे कवि ने कहा है। तो वास्तव में यहाँ कविता के लिए सहज और सरल भाषा के चुनाव का आग्रह कवि द्वारा किया गया है। देखिए, मैं यही बात बार बार कह रहा हूँ कि इसमें केवल और केवल भाषा को सरल तरीके से पेश करने की बात की गई है इस कविता में। वास्तव में यहाँ कविता के लिए सहज और सरल शब्दों का चुनाव का आग्रह किया गया है। ओके, उसके बाद है भाषा को सहूलियत से बरतना का अर्थ है भाव के अनुसार भाषा को चुनना और उसका प्रयोग करना, है ना। भावों के अनुसार, जिस भाव में हम कविता लिख रहे हैं, है ना, जो उसमें हम समाहित करना चाहते हैं, उन्हीं भावों का उपयोग करें, उसी के अकॉर्डिंग भाषा का चुनाव करें और सरल एवं सहज शब्दों का भाषा का जो है चुनाव करें। यही कवि कहना चाहता है, क्योंकि भाषा केवल एक माध्यम है, वास्तविक उद्देश्य है भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, है ना।
तो कवि कहता है कि भाषा जो है एक माध्यम है केवल और केवल, क्योंकि वास्तविक उद्देश्य कविता का या कोई रचनाकार की रचना का या उसकी कृति का क्या होता है, भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति। स्पष्ट अभिव्यक्ति से मतलब है कि उसकी जो सरलता होती है ताकि समझ पाए सामने वाला, है ना, आसानी से। तो ये यहाँ पे कहा गया। चलिए विशेष देख लेते हैं। आपके तीनों काव्यांश कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। विशेष में आपको क्या लिखना है, देखिए इनमें से कोई भी 3-4 पॉइंट आप याद रखिए। तो भाषा, कविता की भाषा सरल साहित्यिक खड़ी बोली है, बिल्कुल सही बात है। भाषा सहज होते हुए भी बिंब प्रधान है। भाषा की तत्सम तथा उर्दू शब्दों के मेल से विशेष प्रभाव आया है। कील की तरह ठोकने में जो है उपमा अलंकार है ना, कील की उपमा है ना, है उपमा की गई है यहाँ पे, तो उपमा अलंकार है। कवि ने काव्यांश में बात का मानवीकरण किया है, बिल्कुल यहाँ पे है ना, काव्यांश का मानवीकरण। तमाशबीन और कर्तव्य शब्दों में व्यंग का भाव छिपा है। कवि ने अलंकारों का काफ़ी सुंदर प्रयोग किया है। पसीना पहुँचना परेशानी के अर्थ को सूचित करने वाला मुहावरेदार प्रयोग है ना। तो ये आपको यहाँ पे विशेष में लिखना है। इनमें से आप कोई भी 3-4 पॉइंट याद रखिए, सभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके हर एक तरीके से आपको पढ़ के चलना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछली 2 वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपका जो है पिछला चैप्टर कंप्लीट हो जाए, पतंग और आत्मपरिचय, है ना, क्योंकि मैंने उनकी व्याख्या कंप्लीट करवा दी है और जल्द ही मैं इन सभी चैप्टर्स के जो है MCQs अपलोड करने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए कि आपको किस चैप्टर पर या किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।